11th के अर्थशास्त्र 12th के अर्थशास्त्र के छात्रों का स्वागत है। आज चैप्टर 2 में खंड खा के चैप्टर 2 राष्ट्रीय आय लेखांकन में बात करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। बजटीय घाटा और व्यापार घाटा को परिभाषित कीजिए। यानी कि बजटीय घाटा और व्यापार घाटे को परिभाषित करना है। यहाँ किसी विशेष वर्ष में किसी देश की कुल बचत के ऊपर निजी निवेश का आधिक 200 करोड़ था। बजटीय घाटे की राशि 1500 करोड़ थी। उस देश के बजटीय घाटे का परिमाणवत क्या है? यानी कि उस देश में जो बजट का घाटा दिखाया गया था उसकी वैल्यू क्या है, परिमाण क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। हमारे पास दे रखा है इनने, यानी कि देश की कुल जो टोटल बचतें हैं उस पर उसका जो प्राइवेट निजी निवेश का मतलब प्राइवेट जो निवेश किया हुआ है उसका आधिक है 200 करोड़। यानी कि जो बचत है मान लीजिए 100 रुपये, तो उस पर आधिक है निजी निवेश का जो आधिक है वो 200 करोड़ का है। और बजटीय घाटे में की राशि हमने 1500 करोड़ थी, जो हमने बजट में बनाते समय हमने अनुमान लगाया था कि ये 1500 करोड़ के आसपास होगी। घाटे से मतलब है हमारी इनकम कितनी थी और हमारे खर्चे ज़्यादा थे। यानी कि हमारे इनकम से 15,000 करोड़ खर्चे ज़्यादा थे। ये चीज़ अब ऐसी स्थिति में हमें देश के बजटीय घाटे का परिमाण, यानी कि हमारा बजट किस तरह का घाटे की स्थिति क्या दिखाई होगी, वो हम इसके द्वारा पता लगा सकते हैं। देखिए, इसके लिए निम्न सूत्र के से बजटीय घाटा और व्यापार घाटे को हम परिभाषित कर सकते हैं। I माइनस एस प्लस जी माइनस टी बराबर होता है एम माइन एक्स। आई का मतलब है यहाँ इन्वेस्टमेंट से, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, और एस का मतलब है यहाँ इन्वेस्टमेंट, और ये एस का मतलब है आई का मतलब इन्वेस्टमेंट से है, और इस एस का मतलब है बचत सेविंग्स के मतलब आई फॉर इन्वेस्टमेंट और एस फॉर, यानी कि इन्वेस्टमेंट में से हम सेविंग घटा दें, प्लस जी माइनस टी। जी का मतलब है सरकारी व्यय, यानी कि ऐसे खर्च जो सरकार द्वारा किए जाएंगे वो होता है गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। माइनस टी का मतलब है गवर्नमेंट जो टैक्स के द्वारा वसूली करेगी, राजस्व की प्राप्ति करेगी, उसको हम टी से निरूपित कर सकते हैं। बराबर होगा एम माइनस एक्स। ये एम का मतलब है यहाँ, इसको हम व्यापार घाटे के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं माइनस एक्स को। और इसमें एम का मतलब है अधिक आयात व्यय, जो आयात के ऊपर व्यय किए गए हैं वो कहलाते हैं, हम एम से निरूपित कर सकते हैं। और अर्जित निर्यात, और जो निर्यात करने से जो हमें पैसा प्राप्त हुआ है या जो टैक्स प्राप्त हुआ है, जो इनकम प्राप्त हुई है, उसको हम एक्स से निरूपित कर सकते हैं। जी टी उस मात्रा को माप होती है जिस मात्रा में सरकारी व्यय, सरकार द्वारा अर्जित कर राजस्व टी से अधिक वृद्धि होती है। इसे व्यापार घाटे के रूप में, बजटीय घाटे के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। जी माइनस टी का मतलब है बजटीय घाटा, यानी कि सरकारी व्यय जो है उसमें सरकारी अर्जित आय में से अगर घटा दें हम तो वो हमारा बजटीय घाटा निकल कर आएगा। इसी तरह एम माइनस एक्स को हम व्यापार घाटे के रूप में बता सकते हैं। व्यापार घाटे का मतलब है आयात और निर्यात में जो फर्क आएगा वो कहलाता है व्यापार घाटा। जैसे अर्जित निर्यात आय, यानी अर्जित निर्यात से जो हमें टैक्स मिले हैं, राजस्व मिला है, उसको हम एक्स के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। और एम का मतलब है जो आयात हम कर रहे हैं, जो वस्तुओं को हम दूसरे देशों से मंगा रहे हैं उसको हम एम से निरूपित करेंगे। यानी कि जो खर्चा वहाँ से बाहर से मंगाने में जो हमारा खर्चा हो रहा है उसमें से हम निर्यात से जो हमें इनकम हुई है उसको घटा दें तो हमारे पास व्यापार घाटा निकल कर आ जाएगा। अब जब निजी निवेश का आधिक, यानी कि आई माइनस एस 2,000 करोड़ दे रखा है उसने, तथा बजटीय घाटा उसने दे रखा है 1500 करोड़, तो उस देश की बजटीय घाटे का परिमाण होगा
आई माइनस एस प्लस जी माइनस टी। आई माइनस एस हमने दे रखा है उसने 2000 रुपये, यानी कि बचत के ऊपर निजी निवेश का अधिक कितना था 2000 करोड़। इसका मतलब है आई माइनस एस बराबर है 2000 के। और जी माइनस टी यानी कि ये क्या चीज़ है ये बजट व्यापार घाटा दे रखा है उसने 1500 करोड़। ये 1500 करोड़ की राशि बजटीय घाटे की राशि 1500 करोड़ थी, तो वो हमने जी माइनस टी दे रखी है। तो जी माइनस टी का मतलब हमने बताया है सरकारी व्यय माइनस सरकार द्वारा राजस्व से प्राप्ति जो होगी उसमें जो फर्क होगा वो कहलाएगा बजटीय घाटा। तो ये बजटीय घाटा 1500 दे रखा है था, 2000 प्लस 1500 इसका अलावा 35,000 करोड़ रुपये का घाटा। बजट में जो घाटा हमने दिखाया होगा वो 35,000 करोड़ रुपये का होगा। इस तरह से हम ये देख सकते हैं। इसके बाद एक और देखते हैं, घरेलू किसी देश में मान लीजिए किसी विशेष वर्ष में किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत 1100 करोड़ थी और विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय 100 करोड़ थी। अप्रत्यक्ष कर मूल भुगतान का मूल 150 रुपये करोड़ और राष्ट्रीय आय 850 करोड़ है। तो मूल ह्रास के इस मूल की गणना करनी है। तो बाजार अब से देखिए, इसमें समझ लीजिए, पहले बात करते हैं बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जो उसकी सकल घरेलू उत्पाद की व्यापार उसकी बाजार कीमत क्या है, तो हमको उसको जीडीपी एमपी के नाम से प्रवासित कर सकते हैं। और ये हमारी दे रखी है 1100 करोड़ रुपए। देश का सकल घरेलू उत्पाद की बाजार कीमत पर 1100 करोड़ था, तो ये 1100 करोड़ रुपये की हमारे पास हो गई बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। विदेशों से प्राप्त निवल करक आय, यानी कि जो विदेशों से हमें प्राप्त के रूप में जो इनकम हुई है हमारी, यानी कि जो निर्यात पर हमने टैक्स प्राप्त किया है वो हमारे 100 करोड़ रुपए दे रखा है। बाजार कीमत पर, तो ऐसी स्थिति में बाजार कीमत पर सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद हम निकाल सकते हैं। तो जीएनपी, यानी कि ये तो जीडीपी था, ये तो सकल घरेलू उत्पाद था, और सकल राष्ट्रीय अनुपात को कहते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उसको हम मार्केट प्राइस पर हम निकालें तो 1100 प्लस 100 करोड़ रुपए का हम नुकसान हुआ। इस तरह से 1200 जो 100 रुपये करोड़ की हमें आय हुई विदेशों से प्राप्त निवल आय पर, तो इस तरह से 1200 करोड़ रुपए हमें प्राप्त हुए। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर मूल उपदान, यानी कि अप्रत्यक्ष कर पर जो हमें मूल अप्रत्यक्ष कर के रूप में जो हमें मूल्य मिला है वो 150 करोड़ रुपए के मिले हैं। इसलिए साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि जीएनपी में प्राप्त होगा अप्रत्यक्ष कर मूल, यानी कि अप्रत्यक्ष कर को वसूलने में जो हमने खर्च किया है वो 150 करोड़ रुपये खर्च किया है। तो 1200 में से 150 घटा देंगे तो हमारे पास जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस निकल कर आ जाएगा 1050 रुपये। फिर अप्रत्यक्ष, फिर कहता है राष्ट्रीय आय उसने दे रखी थी, यानी कि देश की उस राष्ट्र की आय क्या थी, जिसको हम NNPFC के रूप में प्रवासित कर सकते हैं, 850 करोड़ रुपये थी। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास मूल ह्रास का मूल कितना आया, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से, यानी कि GNPFC में से माइनस कर देंगे राष्ट्रीय आय को। 1050 में से 850 माइनस किया तो 200 करोड़ रुपए हमें, यानी कि ह्रास, उस मूल पर ह्रास लगाना पड़ा जो जीएनपी पे हमारे था। इसके बाद एक और सवाल देखते हैं, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। सकल घरेलू उत्पाद क्या चीज़ होती है, इसको समझते हैं। सकल घरेलू उत्पाद से मतलब है, सकल घरेलू उत्पाद ये क्या, यदि किसी देश में एक वर्ष की अवधि में जिन वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनके मौद्रिक मूल्य को ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इस मूल्य में से आय को घटा दिया जाता है जो हमारे देश में विदेशियों द्वारा अर्जित की जाती है, तथा इसमें विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाता है। इस तरह से हम जीडीपी निकाल सकते हैं, यानी कि जीडीपी वाला कुल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि कुल राष्ट्र में जो माल बना है किसी देश में एक वर्ष की अवधि में जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसके, यानी कि जो हमारे देश में उत्पादित हुआ है वस्तुएं या सेवाएं जो हमारे देश में उत्पादित हुई हैं और उनसे जो हमें उसका जो बेचने से जो हमें मौद्रिक मूल्य प्राप्त हुआ है उसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी कुल राष्ट्र जीडीपी जिसको कहते हैं कुल राष्ट्रीय उत्पाद। अब इसमें से घटा देंगे
इस मूल में से आय को घटा दिया जाता है जो हमारे देश में विदेशियों द्वारा अर्जित की जाती है, यानी कि विदेश निर्यात मूल, जिसको हम कहते हैं निर्यात मूल, और तथा विदेशों से प्राप्त आय को उसमें हम जोड़ देते हैं। तो और इसी तरह से हम दिखा सकते हैं जीडीपी बराबर होगा कुल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निर्यात मूल माइनस आयात मूल, यानी कि जो आयात का मूल्य है उसको हम निर्यात मूल में से घटाकर और फिर हम राष्ट्रीय उत्पाद में से उसे घटा देंगे, तो हमारे पास जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद निकल कर आ जाएगा। अब बात करते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या होता है। देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर, यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, जिसको हम जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और शुद्ध राष्ट्रीय अनुपात का मतलब है एनएनपी नेट नेशनल प्रॉफिट प्रोडक्ट एमपी, मार्केट प्राइस पर जो होता है, यह हम यहाँ मार्केट प्राइस में, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में हमेशा हमें मार्केट प्राइस की बात करते हैं। तो सबसे पहला अंतर यही है, यह देश में सामान्य निवासियों द्वारा अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजारी मूल्य होता है, यानी कि जो देश में सामान्य निवासी हैं उनके द्वारा जो अंतिम वस्तु और तथा सेवाओं का जो बाजारी मूल्य होता है, यानी कि जो ग्रॉस रेट होता है, जो जिस रेट पर वो बिकती है उस रेट को हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कह सकते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को हम किसको कहेंगे, यह एक देश के सामान्य निवासी द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं में के बाजार मूल्य का योग है, यानी कि बाजार मूल्य का बाजार का जो मूल्य है उसका इन वस्तुओं का सामान्य निवासी जो उत्पादित अंतिम वस्तुएं जो हैं, अंतिम वस्तु या सेवाएं, उनके बाजार मूल्य का ये एनएनपी हमें, यानी कि उसमें से घटाने के बाद, जो खर्चे घटाने के बाद जो निकल कर आएगा वो शुद्ध राष्ट्रीय अनुपात निकल कर आएगा। सकल राष्ट्रीय अनुपात ये एक राष्ट्रीय धारणा है, इसका संबंध देश के सामान्य नागरिकों से है, और जबकि ये एक राष्ट्रीय अवधारणा है। यहाँ ये धारणा है केवल, और यहाँ अवधारणा है। अवधारणा से मतलब है काम का जो मान्यता है, वो ये मान्यता के आधार पर, और ये वास्तव में एक धारणा के आधार पर है। इस धारणा में शुद्ध विदेशी साधन आय सम्मिलित होती है, यानी कि जो इसमें क्या, इसमें ये भी शामिल होगा जो विदेश से हमें, विदेश में माल भेजने से जो हमें आय हुई है वो भी इसमें किस में शामिल होगी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। लेकिन शुद्ध राष्ट्रीय अनुपात में इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय सम्मिलित रहती है। इसमें भी क्या हो, विदेशों से प्राप्त शुद्ध यानी कि खर्चे घटाने के बाद जो आय बचेगी वो जुड़ती है इसमें, और इसमें खाली इस धारणा शुद्ध विदेशी साधन आय शामिल होती है। यह एक विस्तृत धारणा और ये विस्तृत धारणा नहीं है। इसके बाद बात करते हैं, एक और सवाल है, निम्नलिखित आंकड़ों से व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत प्रयोज्य आय की गणना करनी है, यानी कि किसी व्यक्ति इंडिविजुअल आय की गणना कैसे की जा सकती है वो हम देखते हैं। कारक लागत इसमें दे रखा है, कारक लागत निवल घरेलू उत्पाद, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, अतिरिक्त लाभ, निगम कर, परिवार द्वारा प्राप्त ब्याज, परिवार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज, अंतरण आय, व्यक्तिगत कर। ये अगर इस तरह से हमें हो और हमें व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत आय प्रभोज्य आय की, यानी कि जिस पर हमें टैक्स देना है उसकी आय की गणना वो करवा रहा हो, तो इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत आय होगी कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद से जो प्राप्त हुआ है वो, प्लस इसमें विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को हम जोड़ देंगे। अगर अवितरित लाभ हैं वो घटा देंगे, निगम कर कोई हमने पेड किया है वो घटा देंगे, परिवार द्वारा प्राप्त कोई ब्याज प्राप्त हुई है तो वो जोड़ देंगे, परिवार द्वारा भुगतान किया गया कोई ब्याज परिवार द्वारा कोई भुगतान की गई तो वो घटा देंगे, और अंतकरण आय यानी कि ट्रांसफर अगर ट्रांसफ़र कोई की पर आई हुई है ट्रांसफ़र करने से तो वो भी हमें यहाँ हम जोड़ लेंगे। तो व्यक्तिगत आय हमने जोड़ी, देखिए कारक लागत पर 8,000 रुपये थी, विदेशों में प्राप्त निवल आय कारक आय 2,000 करोड़ थी। इसमें से अब अवितरित लाभ 1,000 हैं, 1,000 करोड़ के, निगम कर 500 करोड़ का है, वो दोनों घटा दिए। परिवारों द्वारा प्राप्त हुए, परिवारों को ब्याज के रूप में 1,500 करोड़ प्राप्त हुए हैं, और जो परिवारों ने भुगतान किया है वो 1,200 रुपये करा है, और अंतकरण आय जो दे रखी है वो 300 रुपये की दे रखी है। इस तरह से व्यक्तिगत आय निकल के आएगी 8,000 प्लस 1,500 ये भी जुड़ जाएंगे, 200 8,200 और 300 ये जुड़ जाएंगे। इस तरह से 10,000 आएंगे, और घटा माइनस वाले हो गए 1,000
500 और 1200 टोटल 2700, तो घटाकर 7300 करोड़ रुपये उस व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल आय निकल कर आ जाएगी। व्यक्तिगत प्रायोजक आय कल निकल कर आएगी। व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत जो कर चुका चुके हैं उसको हटा देंगे, तो उस व्यक्तिगत आय हमारी निकल गई 7300 करोड़ रुपये, और व्यक्तिगत कर हमने दे चुके हैं 500 रुपये, 500 करोड़ का, इसलिए 6800 करोड़ का व्यक्तिगत प्रयोज्य आय निकल आई। इसके बाद इस तरह के एक सवाल को और देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों से आय विधि तथा व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना समझते हैं किस तरह से की जा सकती है। निजी अंतिम उपभोग व्यय, ये व्यय दे रखे हैं। आय विधि और व्यय विधि, दो विधियों से यहाँ पर हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो निजी अंतिम उपभोग व्यय, निवल घरेलू पूंजी निर्माण 200 करोड़ का, कर्मचारियों का पारिश्रमिक 500 करोड़, स्वनियोजित की मिश्रित आय 400 करोड़, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 400, विदेशों निवल साधन आय माइनस में, यानी कि घटाने के बाद माइनस में आ रही है। ये आय व्यय खर्चा ज़्यादा हो गया है, इनकम कम हुई है यहाँ पर, ये मतलब है -10 करोड़ है। जो लाभ 220 करोड़ का दिखा रखा है, किराया 90 करोड़ का दिया है। निर्बल आय निर्यात, इसमें भी स्थिति है निवल निर्यात में भी 25 करोड़ का हमें नुकसान हो रहा है। ब्याज 100 करोड़ की है। निवल अप्रत्यक्ष कर जो टैक्स लगा हुआ है निवल पर, वो 150 करोड़ का है। शेष विश्व में निवल द्वारा शेष विश्व से निवल चालू हस्तांतरण जो हुआ है वो 50 करोड़ का है। तो सबसे पहले देखते हैं आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं। तो इसमें क्या क्या समझते हैं। आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना, कर्मचारियों का पारिश्रमिक बराबर हुई कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस स्वनियोजित की मिश्रित आय, यानी कि जो भी हमें आय इनकम प्राप्त हुई हैं उनके द्वारा हमें ये प्राप्त करना है। तो स्वनियोजित की मिश्रित आय भी एक आय इनकम है। विदेशों से निवल साधन आय भी हमारी इनकम है। लाभ हमारा इनकम है। किराया हमारा इनकम है, और ब्याज जो हमें प्राप्त हुई है वो भी इनकम है। हमने तीनों को जोड़ लिया, 500, 400, 900, और ये यहाँ पर हमारी विदेशों से निवल आय जो थी वो माइनस में थी, इसलिए -10 दिखाया। लाभ दे रखा 220 करोड़, किराया 90 करोड़, और ब्याज दे रखी 100 करोड़। तो 310 टोटल जोड़ के प्लस के जोड़ने के बाद और 10 माइनस के आ गए, तो 1300 करोड़ रुपए की हमारी आय, राष्ट्रीय आय जो हो गई वो 1300 करोड़ रुपए की हुई। अगर हमें प्रति व्यक्ति आय निकालनी है तो उसमें हम अपनी जनसंख्या का भाग दे देंगे, तो हमारे पास प्रति व्यक्ति आय निकल कर आ जाएगी, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय निकल कर आ जाएगी। इसी तरह व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय, यानी कि जो हमने व्यय किया है उसके द्वारा भी राष्ट्रीय आय निकल सकती है। तो उसके लिए क्या है, निजी अंतिम उपभोग व्यय, यानी कि जो प्राइवेट रूप में जो अंतिम उपभोग हमने का खर्चा किया है वो निवल घरेलू पूंजी निर्माण, यानी कि जो भले घरेल में हम, यानी कि जिसको हम सेविंग्स भी कह सकते हैं, साधन आय, निवल आय माइनस निवल 900 निवल निजी अंतिम उपभोग व्यय दे रखी है 900 करोड़ की। निवल घरेलू पूंजी दे रखा है 200 करोड़ का। 400 करोड़ कर दे रखा है विदेशों से सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 400 करोड़ का। और इसी साधन आय, निवल आय माइनस निवल आय हमने दे रखी है, विदेशों से निवल आय -10 दे रखी है। और निवल अप्रत्यक्ष कर -25 दे रखा है, और 165 निवल अप्रत्यक्ष कर, यानी कि इसको भी हम घटा देंगे, निवल अप्रत्यक्ष कर को हम घटा देंगे। निवल निर्यात माइनस में दे रखा है, इसलिए माइनस में। विदेशों निवल साधन आय भी हमें माइनस में दे रखी है। तो 900, 200, 400, तो हमें क्या व्यय द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय आय कैसे निकाल सकते हैं। निजी अंतिम उपभोग व्यय में निवल घरेलू पूंजी निर्माण जोड़ देंगे, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय जोड़ देंगे, विदेशों से निवल साधन आय जोड़ देंगे, प्लस निवल आय जो निर्यात से निवल आय हुई है उसको जोड़ देंगे, माइनस निवल जो अप्रत्यक्ष कर हमें प्राप्त हुए हैं वो भी हम यहाँ घटा देंगे। तो टोटल 1500 - 200 1300 करोड़ रुपया। 9 और 2 11, 4 1500, 1500 में से 10, 25 और 165 निवल प्रत्यक्ष कर हम यहाँ घटाएंगे। तो ऐसी स्थिति में 1500 में से -200 घट गए, 1300 करोड़ रुपये। शेष विश्व में निवल चालू हस्तांतरण आय राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, क्योंकि ये हस्तांतरण भुगतान है। शेष विश्व से निवल चालू हस्तांतरण राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, क्योंकि ये हस्तांतरण यानी कि ये 50,000 का जो शेष 50 करोड़ का जो शेष विश्व से निवल चालू हस्तांतरण है वो राष्ट्रीय आय की गणना में हम शामिल नहीं करते हैं।
इस तरह से हम ये राष्ट्रीय आय के बारे में समझा है। धन्यवाद, नमस्कार।